जैसा कि मैं सर ने पहले से ही कह दिया है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है मुझे, तो काफ़ी टाइम से मैं एज़ अ स्टूडेंट भी बहुत अपीयर करती रहती हूँ एग्ज़ाम्स। सो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के पास लेके आऊँगी यहाँ पे, जिसमें कुछ पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में पता चलते हैं। अभी रिसेंटली कोई ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो सब पता चलता है। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, इवन पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस दे रहे हैं, एएसआरबी, नेट, एसएमएस एंड एसटीओ, इसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और एडिशनल आपको कुछ कुछ मिल जाएगा एआरएस के बारे में, अगर कोई पीएचडी होल्डर्स हैं या फिर अभी तो एमएससी के लिए भी लागू हो गया है, तो उन वो लोग अभी एआरएस अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं। बाकी अगर मेरी बात की जाए तो मैं पीएचडी कर चुकी हूँ, अपना बीएससी और एमएससी ओयूएटी से की हूँ, उड़ीसा से। एंड जब पीएचडी की बारी आई तो मैंने गुजरात को चूज़ किया, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एंड सिंस आप लोग ऑलरेडी इस क्लास को एज एन एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट ज्वाइन किए हो, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग एंटोमोलॉजी के साथ थोड़े बहुत फेमिलियर हो। बट देन यहाँ पे हम लोग मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आई वुड बी रियली ग्लैड अगर आप चैट में लिख लें, चैट ऑप्शन ओपन कर लें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो लोग जेआरएफ के लिए कर रहे हैं आप प्लीज़ जेआरएफ मेंशन कर लो, एसआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसआरएफ। तो अकॉर्डिंगली आपका जो स्ट्रेंथ है ना, उस हिसाब से मैं आपको कैटेगराइज करके बोल सकती हूँ कि जेआरएफ के लिए इतना ज़रूरी है, एसआरएफ के लिए उतना ज़रूरी है, ये सब। क्योंकि क्लास तो एक ही हो रही है, तो हम लोगों को डिवाइड कर लेना है कि इम्पॉर्टेंट क्लास क्या, इम्पॉर्टेंट पोर्शंस क्या हैं, किसको कहाँ पे फोकस करना है। तो अभी के लिए ये आपका टास्क रहा कि आप लोग किस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना चाहते हो वो लिख लो। जब क्लास ख़त्म होने आएगा ना, मैं प्रेजेंटेशन क्लोज करूँगी, तब मैं वो चीज़ देख लूँगी। सो आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से बहुत बहुत वेलकम एंटोमोलॉजी की दुनिया में। सो ये हमारे बेसिक टारगेट एग्ज़ाम्स रहेंगे। और इसके बीच में मैं बस आपको इतना बस बता दूं कि आपको कोई भी डाउट हो रहा है, हर बार मेरे प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर्स लिखे होंगे, तो स्लाइड नंबर के हिसाब से आप अपना डाउट लिख लेना, क्योंकि लास्ट में 10-15 मिनट्स वी विल डिवोट टू डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो जो भी डाउट है उस मोमेंट में या फिर पहले क्लासेस में कोई डाउट हो गए, हम लोग वो 10-15 मिनट में वो डिस्कस करेंगे। तो आप स्लाइड नंबर के साथ ज़रूर उसको नोट कर लेना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली चीज़, कोर्स पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोर्स के हॉट एरियाज़ को जानना। तो जब 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं ना अपने एंटोमोलॉजी को, तो आ जाता है पहले तो ये बेसिक एंटोमोलॉजी, अप्लाइड एंटोमोलॉजी और एक होता है हॉट टॉपिक्स। अभी बेसिक्स में क्या आपका आएगा, जो पूरा जो बोलते हैं ना यूजी लेवल में आपको पढ़ाया जाता है। मान लो आपका आ गया कि टैक्सोनॉमी, ठीक है, और फिर आ गया आपका मॉर्फोलॉजी, एंड फिर आपका आ गया फिजियोलॉजी, है ना, ये सब इंक्लूडिंग योर इकोलॉजी, ये सब आपका आ जाता है बेसिक्स में। जब हम अप्लाइड की तरफ जाते हैं तो हमारा आ जाता है कि हम लोग आईपीएम के बारे में पढ़ेंगे, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ कुछ जैसे होता है कि वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं हम, है ना। तो ये सब हमारे अप्लाइड एंटोमोलॉजी में आ जाता है। रही बात हॉट टॉपिक्स की, हॉट टॉपिक्स ज़रूर हर एक एग्ज़ाम में ना जनरल एग्रीकल्चर के तौर पे भी आ सकता है और इन जनरल एंटोमोलॉजी के तौर पे भी आ सकता है। तो जैसे कि आप मान लो जेआरएफ में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स आपका सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर होता है। जनरल एग्रीकल्चर में भी आपके एंटोमोलॉजी के हॉट टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपके हॉट टॉपिक्स क्या आ गए कि आपका एनसेफेलाइटिस एक चल रहा है ना, एनसेफेलाइटिस वो क्या है, जापानीज एनसेफेलाइटिस, कौन इसका वेक्टर है, ये आपका रिसेंट टॉपिक आ गया। मलेरिया कौन फैलाता है अभी, क्योंकि ज़्यादा मलेरिया का चलन चल रहा है। तो ये जो रिसेंट एडवांसमेंट्स है, अभी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट एक नया इंसेक्ट निकला है, वो क्या है, आपका लार्जेस्ट इंसेक्ट क्या है। तो ये सब कुछ हॉट टॉपिक्स में आ जाएगा, इंक्लूडिंग योर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स टॉपिक। जैसे कि अभी मान लो ओडिशा ने अभी ग्रीन सिल्क बनाना शुरू कर दिया, तो
जैसे जैसे न्यूज़ में फ्लैश होता है ना कुछ नई नई चीज़ें, वो सब हम लोग हॉट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो मेरे जो प्रेजेंटेशंस होंगे ना, प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। सो उसमें क्या है कि कभी कभी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट करके स्लाइड्स होंगे, उसी इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको रिसेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर उस चीज़ को नोट करना। और एक चीज़ है कि जब भी आप क्लास अटेंड करने बैठो, आपके हाथ में एक पेन एंड पेपर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें अपने स्लाइड में दिखाई होंगी, हो सकता है कि अचानक से मुझे कुछ याद आ जाए और मैं बता दूं आपको, तो वो चीज़ ज़रूर से आप याद रखना, याद से लिख लेना। इन केस आप मेरे साथ कैचअप नहीं कर पा रहे हो, कभी कभी होता है ना कि मैम बहुत तेज़ बात कर रही है, मैम जल्दी जल्दी बोल दे रही है, मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमको, तो आप प्लीज़ उसी वक्त ही आप अपने आप को अनम्यूट करना और मुझे वहीं पे टोक के बताना कि आपको या तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरे एक्सेंट में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं बहुत तेज़ बता रही हूँ उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब ज़रूर मुझसे शेयर कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपका फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इम्प्रूवमेंट दिखाती रहूँगी, है ना। और आपको पता ही है कि बीच बीच में मॉक टेस्ट होने वाले हैं, तो कैटेगरी वाइज जैसे आज मैंने अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ाया, तो मॉर्फोलॉजी का मॉक टेस्ट कभी ना कभी रिसेंट में होगा। तो आप हमेशा खुद को अपडेट करते रहिएगा। ज़्यादा नहीं, दिन में आधा घंटा एनफ है रिविजन के लिए। जो यहाँ पे पढ़े हो बस उसी को बार बार देखते जाओ। एक तो है देखना और एक है लिखना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे साइंटिफिक नेम हो गया या फिर कोई ऑर्गेनिज्म किसी क्रॉप के साथ रिलेटेड है, वो सब लिख लो तो ही अच्छा रहता है। जब लिख लोगे तो वही पेज का इमेज आपके मन में छाप जाता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो कंसिडरिंग कि आपको इतना समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तुरंत ही आप अनम्यूट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया। तो जब तक अनम्यूट नहीं होता है मैं चलती रहूंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका शुरुआत, है ना। इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी में अभी क्या है, आपको थ्योरी पोर्शन तो नहीं समझाने वाली, आएगा क्या, एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यू में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। थ्योरी पोर्शन अगर पढ़ना है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको रेफरेंस बुक्स दे दूँगी अगर थ्योरी पढ़ना है। लेकिन आपको हमेशा थ्योरी एमसीक्यू के लिए ही पढ़ना है। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट नहीं पूछने वाला है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन क्या है ये ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारा प्रिपरेशन का मेथड चेंज करना है। सो एंटोमोलॉजी के लिए आप इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आप, मैं मान के चलूंगी कि आपको पता है कि बेसिक एंटोमोलॉजी है क्या चीज़, है ना। तो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि इंसेक्ट्स के साथ डील करता है वो है आपका एंटोमोलॉजी। अब आ जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गेनिजम्स विथ 6 लेग्स उसको क्या बोला जाता है। तो ये रहा आपका आंसर, हेक्सापोडा और हेक्सापॉड या फिर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के मैंडेटरी 6 लेग्स होते हैं एडल्ट स्टेज में। अब चीज़ ये कैचिंग वाली चीज़ है, एडल्ट स्टेज में 6 लेग्स होंगे और वो लोग होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का दूसरा नाम है हेक्सापॉड या फिर हेक्सापोडा, यानी कि 6 लेग्स। हेक्सा मीन 6, पॉड मीन्स लेग्स, है ना। तो फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये जो एंटोमोलॉजी हम बार बार बोल रहे हैं उसको अगर डिवाइड किया जाए तो वो कौन से वर्ड से ओरिजिन हुए हैं। आंसर है आपका ग्रीक वर्ड। एंटोमोलॉजी वर्ड आपके ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुए। क्या है ये ग्रीक वर्ड, एंटोमोन एंड लोगस। एंटोमोन मतलब इंसेक्ट, लोगस मतलब स्टडी। अब कभी कभार आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि भाई एंटोमोलॉजी का ग्रीक कैसे याद रखेंगे, वो लिंक कैसे बिठाएंगे। तो याद रखना, एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ये जो एंटोमोलॉजी है ना, उसमें जी लेटर होता है और जी लेटर स्टैंड्स फॉर ग्रीक। ये चीज याद रखोगे तो कभी नहीं भूलने वाले कि भाई एंटोमोलॉजी का स्टार्टिंग ओरिजिन क्या है ना। फिर आ जाता है कि भाई ये इंसेक्ट का स्टार्टिंग ओरिजिन क्या है, ये है लैटिन जो कि है इंसेक्टम। इंसेक्टम वर्ड इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कट इनटू।
तो अभी आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। इंसेक्ट में जी नहीं है इसलिए वो लैटिन है, और एंटोमोलॉजी में जी है इसलिए वो ग्रीक है। ठीक है। और कभी कभार तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भैया इंसेक्ट्स आए कब थे इस दुनिया में, है ना। तो जनरली हम बोलते हैं कि 350 टू 400 मिलियन ईयर्स एगो। अब मिलियन ईयर्स एगो की जगह आपको अगर MYA मिल जाता है क्वेश्चन में तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका फुल फॉर्म है मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। अब तक के लिए अगर किसी को डाउट है प्लीज अनम्यूट करना और बताना मुझे। फिर आ जाता है कि ये इंसेक्ट्स की दुनिया में हम इतना घुसते क्यों हैं। कोई लेमन एक आके आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है ये चीज़। ठीक है। तो आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि ARS का एग्जाम कोई देने जाए, वो ARS का रिटर्न तो पास कर लिया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इंसेक्ट की दुनिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको याद रख लेना है कि कहाँ कहाँ इस दुनिया में इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो गया, मेडिकल में हो गया, वेटनरी, हाउस होल्ड न्यूसेंस यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच हमारा हाउस होल्ड न्यूसेंस है। और फिर आ गया कॉमर्शियल इंसेक्ट्स। सिर्फ हाथी के दांत को बेच के पैसा नहीं कमाया जाता है, इंसेक्ट्स को बेच के भी पैसा कमाया जाता है। कैसे? ज्वेलरी के फॉर्म में। तो अभी रिसेंटली कुछ 2 साल पहले मैंने एक एग्जाम दिया था, मुझे अगर सही से याद है तो वो है SRF एग्जाम, है ना। वहाँ पे आया था कि कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज होता है या फिर ज्वेलरी के तौर पे यूज होता है। सो आंसर है आपका कोलियोप्टेरा यानी कि बीटल्स, है ना। बीटल्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, उन्हीं को ही ज्वेलरी बना के बहुत जगह पे बेचा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली उसको अवेलेबल किया जाता है। ठीक है। और रही बात ये नेचुरल एनिमी, पॉलिनेटर्स, इन सब के बारे में हम लोग आगे थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे। ये क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले। लेकिन ओवरऑल एज एन इंट्रोडक्शन आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगी। तो यही चीज़ है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट में। देखिए जो मैं आपको बोल रही थी ना कि बेसिक है, अप्लाइड एंटोमोलॉजी है। तो आपका बेसिक में आ जाता है, देखो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। क्या है कि आपके JRF, SRF इन दोनों में ये जो बेसिक पोर्शन है उसका क्या बोलते हैं, वेटेज थोड़ा सा कम है। आपको ज़्यादा ध्यान किस में देना है, अप्लाइड और इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा इग्नोर ही कर दो बेसिक एंटोमोलॉजी को, है ना। तो कितना कहाँ याद रखना है इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। वैसे ही अप्लाइड एंटोमोलॉजी में क्या आ जाता है कि आप हार्मफुल है या बेनिफिशियल है इंसेक्ट, ये बेनिफिशियल है तो कौन कौन से इंसेक्ट्स बेनिफिशियल है, उनका रियरिंग कैसे होता है, रियरिंग में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये सब MCQ में आएगा जो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिसके कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे फॉरेस्ट इंसेक्ट्स, है ना। ना ही वो हमको हार्म करते हैं, ना ही वो हमको कोई बेनिफिट देते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसके होते हैं, जो पेस्ट होते हैं यानी कि ओके। सो ये जो पेस्ट है ना, पेस्ट अटैकिंग कैटल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, इसमें आ जाते हैं आपके कुत्ते बिल्ली में जो लगते हैं ना फ्लीज, और जो वेक्टर्स होते हैं, डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ आगे थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। सो इसमें से ये 1 and 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 and 4 आर कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट।
बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हमारे 3 चीज़ें हम कवर करेंगे, सिल्कवॉर्म, हनी बी, लैक इंसेक्ट्स। इनके पूरा टिपिकल बिहेवियर के लिए जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे मान लो हनी बीज में स्वार्मिंग क्या होता है ना। लैक इंसेक्ट्स में हमारे वो जो फीमेल है उसका कलर क्या होता है, कैसे आप जानते हो कौन सा स्टेज में उसको हार्वेस्ट करना होता है। टिपिकल 1 वर्ड आंसर्स जो होते हैं उसी पे ही हम फोकस करेंगे। फिर आ गया एक, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओके मैं फिर से आपको वो कर लेती हूँ। ये कब से नहीं हो रहा था, आप बताया ही नहीं। आपका पोज मैडम हो गया था मैम। मैसेज। अभी माइक आ ऑफ रहा था सबका। अभी आया। है, ओके ओके सॉरी। अब तक जो मैम थोड़ा बोल रहे, वॉइस लाउडर कर लो। सॉरी वॉइस मैडम आपका बहुत धीरे से आ रहा है, वॉइस भी थोड़ा सा लाउडर कर अब लो आप। करना है। अभी अभी आवाज सही आ रही है, हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। ओके। यस मैम। अभी अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट? यस मैम। ओके, सो आई थिंक मैं आपको फिर से दिखा दूं कि अब तक क्या क्या मैंने दिखाया आपको, है ना। ये चीज़ें आपको पीपीटी शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो पीपीटी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी लिख के, जो जो मैं बोल रही थी वो मैम चीज़ फिर तो वो सुने हो। फॉरेस्ट, मैम सिर्फ वो फॉरेस्ट इंसेक्ट पार्ट में ही आप स्टक हो गए थे, उससे पहले सब क्लियर था। ओके ओके, देन नो इशू, उतना कुछ ज़्यादा आपने मिस नहीं किया है, ठीक है। ये बेनिफिशियल का जो मैं बोल रही थी ना, कि हम ये 3 के बारे में फोकस करेंगे, सिल्क वर्म, हनी बी एंड लैक इंसेक्ट्स, है ना। तो इनके जो टिपिकल वर्ड टर्मिनोलॉजी होता है ना, उसी पे ही हम फोकस करेंगे। और फिर आ जाता है आपका एज मेडिसिन, एज फूड, ऑर्नामेंट्स एंड एंटरटेनर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। आई थिंक ये पूरा का पूरा हम लोग एक क्लास में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। जितना आपको इम्पोर्टेंट चाहिए ना एग्जाम में जो जो आते हैं, उसका एक लिस्ट बना दूंगी, तो आपके 1 घंटे में ये चीज़ कवर हो जाएगी। ज़्यादा टाइम कहाँ पे जाएगा आपका, फंडामेंटल्स और अप्लाइड में, उसी में ही ज़्यादा हम देखेंगे, ठीक है। ये शायद आपको 2 क्लासेस लग जाएंगी। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, पैरासाइट, प्रेडेटर, पॉलिनेटर्स, किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके क्या क्या इंडिविजुअल फंक्शंस है, और जो कॉमन क्वेश्चंस आपके आते हैं अभी लास्ट 10 ईयर से आते आ रहे हैं, उन चीज़ पे फोकस करेंगे। हाउस होल्ड एंड डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स, तो जहाँ पे आपका, जैसे मैं बोली ना, एंसेफेलाइटिस कौन वो करता है, स्प्रेड करता है, टाइफस फीवर कौन स्प्रेड करता है, ये कॉकरोच का क्या रोल है, कॉकरोच को हम पेस्ट बोलेंगे भी या वो पेस्ट नहीं है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इतना हमारा पूरा कोर्स है। अब कोर्स में कौन से बच्चे को क्या फोकस करना है, वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हो। इसलिए मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज़ एग्ज़ाम के बारे में लिख लेना, ताकि मैं जब ये एग्जिट करूँ ना, मैं एक बार देख लूँ कि कितने बच्चे किसके लिए इंटरेस्टेड हैं, उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगी। मैम वो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, एप्लीकेशन जूम इज शेयरिंग योर स्क्रीन, वो हाइड कर लो मैडम, उधर का कट रहा है, सब ओके, दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक। आई थिंक अभी बेटर होगा, है ना। हाँ यस मैडम, यस। ओके, थैंक यू। सो अभी आ गया कि ये जो इंसेक्ट अबंडेंस का राज क्या है। अब है तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी में भी आपके शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। क्या है, पहली चीज़ तो आप ये याद रख लो कि आपको इंसेक्ट अबंडेंस के बारे में या फिर इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर याद रखना है, तो क्या करोगे, सेड वेल साफ। मेरा तो ये फंडा है कि भाई सेड वेल साफ याद रखना है। अब ये सेड वेल साफ है क्या, पहली चीज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल, है ना। तो जो जिस जिस लेटर से है उसी चीज़ को लिख लिया यहाँ पे। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल यानी कि आपको पता ही है कि इंसेक्ट जल्दी मरते हैं, जन्म भी उतनी ज़्यादा लेते हैं और मरते भी जल्दी हैं। हार्ड एक्सोस्केलेटन, ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट को बोलते क्या हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका एक्सोस्केलेटन, जो कि होता है हार्ड बाय डिफॉल्ट। फिर आ जाता है फास्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज़ें आप इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो, ये टेक्निक। फिर
आ जाता है आपका एडल्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। सो अभी इसमें क्या है, मैक्सिमम एडल्ट्स के पास विंग्स होते हैं, जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं उनका नाम हमको याद रखना है, जो कि हम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। मल्टीपल आईज टू सी, यानी कि हमारे 2 आंखें हैं, हमने एक को फोड़ दिया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका एक फोड़ दो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास इतनी सारी आंखें हैं। फिर 6 लेग्स, अब ये लेग्स जो है वो बैलेंस के लिए भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर इंसेक्ट का बॉडी आप देखो, लेफ्ट साइड में 3 लेग्स और राइट साइड में 3 लेग्स, तो क्या है, लेफ्ट के 2 पैर वो आगे करेगा तो जाके राइट साइड का बीच वाला पैर वो आगे करता है ना। तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि भाई वो बैलेंसिंग अपेंडेज क्या है। अपेंडेज यानी कि जो बॉडी पार्ट मेन बॉडी से निकल रहा है, जैसे उसके लेग्स, एंटीना, ये सब अपेंडेज हो जाते हैं, है ना। तो बैलेंसिंग अपेंडेज क्या है, लेग्स। फिर आता है कि बहुत सारे होते हैं सेंस ऑर्गन्स। अब ये सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगी। सेवरल एडेप्टेशंस, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा, कभी ब्लिस्टर बिटल को हाथ में पकड़ लो तो वो एक सिक्रीशन रिलीज करता है और वो आपके स्किन पे लगते ही यहाँ पे आपके ब्लिस्टर हो जाता है ना। कैंथ्रेडिन। यस, वेरी गुड, कैंथ्रेडिन, बहुत ही अच्छी बात है। और उसी का ही और एक होता है मेलेटिन, है ना, कैंथ्रेडिन और मेलेटिन। तो ये दोनों मिलके ब्लिस्टर्स बना देते हैं, ये एक एडेप्टेशन ही है, डिफेंस है। और कभी कभी लेमन बटरफ्लाई के लार्वा को अगर देखोगे, आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करोगे, वो अचानक से सूंड निकालने जैसा करता है, पता है वो क्या है? किसी को भी आइडिया है? लेमन बटरफ्लाई का लार्वा, उसको अगर आप अप्रोच करने लगोगे तो ऐसे वी शेप का निकलता है उसके सर से, वो होता है ऑस्मेटारिया। ऑस्मेटारिया, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, इट इज ऑस्मेटारिया। ये जरूर बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको। ऑस्मेटारिया वो वी शेप का ऐसे रेड कलर का निकलता है, और दिस इज टू स्केयर द बर्ड्स। बेसिकली जो प्रेडेटर्स आते हैं ना, वो लोग स्केयर हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या निकल आया। और ऊपर से क्या है कि उसमें कुछ रिपग्नेंट स्मेल होता है, यानी कि भगाने वाला स्मेल होता है। तो वैसे करके बहुत सारे अडेप्टेशन होते हैं। इवन बीटल्स का जो 4 विंग होता है वो हार्ड होता है, वो भी अडेप्टेशन है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ना। फिर आ जाता है फूड स्पेसिफिसिटी, यानी कि इंसेक्ट्स के बीच में बहुत ही ज्यादा कम कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन किस में होगा? जो मदर एंड चिल्ड्रन एक ही हैबिटेट में रहते हैं। जैसे मान लो ग्रासोपर, ग्रासोपर की मम्मी भी एक ही जगह रहती है, वो पत्ता जो खाएगी बच्चा भी वही पत्ता खाएगा, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके एक्सोपेराइगोटन ऑर्डर्स जो बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम ये सब कुछ। तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, लेकिन क्या इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है? पत्ते तो बड़े बड़े हैं, पत्ते तो बहुत सारे हैं, तो बेसिकली इतना भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता कि एक दूसरे को खा पड़े, है ना। जैसे इंसानों में होता है ना कि लिमिटेड फूड होता है, हम दोनों लड़ पड़ते हैं कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, ऐसा करके, वो इंसेक्ट्स के अंदर नहीं दिखाई देते। फिर आ जाता है हाई फेकंडिटी। फेकंडिटी यानी, किसी को पता है फेकंडिटी? आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, बेसिकली प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्शन ऑफ एग्स। जो मदर ज्यादा एग्स दे सकते हैं वो ज्यादा फेकंडिटी उनकी होती है। अब अंदाजे से देख लो कि अगर एक इंसेक्ट ज्यादा एग दे रही है तो क्या ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? होते हैं पैदा? किसी को अंदाजा है? जितने अंडे देंगे सबसे निकलेंगे क्या? या कभी कभी कुछ नेचुरल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी मैं नॉट। यस, मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि नेचर भी अपना कोर्स लेती रहती है ना। तो नेचर कभी कभार ऐसे सिचुएशन बना देती है। ओके, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ आंसर करते वक्त ही अनम्यूट करना। तो बेसिकली जितने अंडे देते हैं उतने फूटते नहीं है,
और जितने फूटेंगे ज़रूरी नहीं है कि उतने मतलब निम्स या फिर लार्वा एडल्ट स्टेज तक पहुंचे। तो बेसिकली अंडे ज़्यादा देते हैं लेकिन बचते कम हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतना इंसेक्ट अंडे देख के भी हमको पैनिक नहीं करना होता है। चलो, तो ये हो गया आपका सर्वल साफ। हाँ, मैंने जो आपको समझाया कि आप अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई इतने इंसेक्ट्स क्यों दुनिया में फैले हुए हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बेसिकली इंसेक्ट को हेल्प करता है सरवाइव करने में, अडेप्ट करने में। फिर आ जाता है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट है ना, दोनों जैसे माँ बेटे हैं। सो माँ कौन हुई? आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के पास जो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सब आप पाओगे इंसेक्ट में, लेकिन एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंसेक्ट में? एक है ट्रैकिएटेड और एक है सिक्स लेग्स, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड में नंबर ऑफ लेग्स लिमिटेड नहीं है, मल्टीपल लेग्स हो सकते हैं। जैसे कि ये क्रैब है, इसमें 10 लेग्स होते हैं यानी कि 5 पेयर्स। ये इसमें स्पाइडर में 4 पेयर्स होते हैं, इसमें भी अकॉर्डिंगली 4 पेयर, एंड यहाँ पे 10 पेयर्स प्रॉन में, है ना। पर ये सब लोग क्या है? आर्थ्रोपोड है बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक। एक तो है हार्ड एक्सोस्केलेटन यानी कि उनका जो स्किन है वो हार्ड रहता है। फिर बाईलैटरली सिमेट्रिकल, बीच में से काट दो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम सेम दिखेंगे। फिर आता है हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, जैसे मेरा हाथ भी एक जॉइंटेड अपेंडेज ही है, यानी कि मेरे पास जॉइंट्स हैं। फिर आगे सेगमेंटेड बॉडीज, यानी कि ये देखो स्पाइडर को अगर मैं सेगमेंट करूं तो ये हो जाता है सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि बीच बीच में आप उसको पार्ट पार्ट कर सकते हो। इंसेक्ट के क्या सेगमेंटेड बॉडीज है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना। और फिर आ जाते हैं स्पेशल अपेंडेजेस, यानी कि किसी के पास ये देखो जैसे इसके हाथ मॉडिफाइड हुए हैं फॉर ग्रास्पिंग, आपके स्कॉर्पियन के हाथ मॉडिफाइड होते हैं, इवन स्कॉर्पियन हैज अ स्टिंग। वैसे ही इंसेक्ट्स के क्या क्या स्पेशल अपेंडेजेस है? एंटीना एंड विंग्स, लेग्स, ये सब स्पेशल अपेंडेजेस में आ जाते हैं। तो ये सारी जो फीचर्स हैं वो आ जाएंगे आपके इंसेक्ट्स में। सो कभी कभार जो बेसिक है ना JRF एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इंसेक्ट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ट्राइलैटरली सिमेट्रिकल, या फिर नन ऑफ द अबव, ऐसा करके भी आ जाता है। वैसे बेसिकली नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव आजकल के एग्जाम्स में आने शायद बंद हो गए, क्योंकि ICAR ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने हैं। लेकिन आपके पास फिर आंसर पता चल जाता है कि वो है बायलैटरली सिमेट्रिकल। और उसके साथ साथ ट्रैकिएटेड, यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए ट्रैकिया है इंसेक्ट के पास। हर आर्थ्रोपोड में ट्रैकिया नहीं होता है, इंसेक्ट के पास ट्रैकिया है। सो आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाता है दैट एवरी इंसेक्ट इज एन आर्थ्रोपोड, but every arthropod is not an insect. I hope I am clear with this. हर एक इंसेक्ट आर्थ्रोपोड नहीं होता है, but the vice versa is true. ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आ जाता है? जब हम इंसेक्ट को जान लिए तो पता चल जाता है क्या उसके कैटेगरीज, एक होता है पेस्ट और एक होता है बेनिफिशियल इंसेक्ट। सो पेस्ट किसको कहते हैं? जो हमको इकोनॉमिकली लॉस करे, यस इट इज अ पेस्ट। जो हमको परेशान करे वो भी है पेस्ट। अब मान लो इंसेक्ट की दुनिया को छोड़ दो, अपनी इंसानी दुनिया में अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम बिजी विथ यू, लेकिन तब कोई एक दूसरा बंदा आके मुझसे बातें करने लगे, यस बताइए, कुछ डाउट है? Voice is not clear, ma'am. Which one is not clear? Clear, ma'am. Am I not audible? Now it's audible, ma'am. Okay, now it's audible. Okay. Actually, it's raining over here. Maybe उसके वजह से नेट का इश्यू होगा. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. So
व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और उसी वक्त मुझे कोई ये कहा कि डिस्टर्ब कर ले, उस केस में वो इंसान मेरे लिए पेस्ट है। सो आप हमेशा ये याद रखना, कभी कभी आता है ना कि बिट ए एंड बिट बी, है ना, कि इकोनॉमिक लॉस कोई कर रहा है या फिर इकोनॉमिक लॉस कोई नहीं कर रहा है। दूसरा बिट आ जाएगा कि किसी ने मेंटल पीस बिगाड़ दिया। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है इंसेक्ट के लिए? बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, ऐसा करके आता है ना। तो उसमें आप हमेशा याद रखना, इंसेक्ट्स जो आपको इकोनॉमिकली लॉस करे या फिर आपको फिजिकली हार्म करे या फिर आपका मेंटल पीस बिगाड़े, यानी कि कॉकरोच जो आपको फिजिकली हार्म नहीं करता है, लेकिन कॉकरोच के प्रेजेंस से मुझे इरिटेशन होती है, हर किसी को इरिटेशन होती है, तो वो पेस्ट होता है, इवन दो इट डज नॉट इकोनॉमिकली हार्म यू। सो इन सारे सिचुएशंस में उस इंसेक्ट को पेस्ट कहा जाएगा। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन है? एक चीज की अगर उस इंसेक्ट की रियरिंग करने से कॉमर्शियली मैं उसको एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, मैं उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बेच के खुद प्रॉफिट कमा पा रही हूँ, तो वो हो जाता है बेनिफिशियल इंसेक्ट। और एक बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन होता है? अगर एक इंसेक्ट दूसरे पेस्ट को खा रहा है, जैसे प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड्स, है ना, उनको भी हम बेनिफिशियल बोलेंगे। एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे को खा रहा है एंड वो दूसरा वाला एक्चुअली मुझे हार्म कर रहा था, वो मेरे लिए पेस्ट था, तो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल इंसेक्ट। सो ऐसे करके बिट ए बिट बी करके स्टेटमेंट्स होंगे एंड वहाँ पे पूछा जाएगा बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, नन ऑफ द अबव, ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे। सो आई होप अभी आप क्लियर हो गए कि कौन से सिचुएशन में पेस्ट होता है और कौन से सिचुएशन में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होता है। सो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपका जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, उसी को वर्ड्स में लिख लिया गया है। और देखिए इंसेक्ट्स करीबन 20% यील्ड लॉस करता है। ये रिसेंट डेटा की अगर मानो तो अभी आजकल के ज़माने में इंसेक्ट्स 25 to 30% लॉस करते हैं, चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो इन स्टोरेज हो। इन सबसे ज़्यादा तो वीड करते हैं, ये चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा लॉस वीड करते हैं, अबाउट 35% करते हैं। फिर डिजीज और इंसेक्ट के बीच में कंपटीशन होता है। आजकल के ज़माने में इंसेक्ट इज विनिंग द रेस, ठीक है। इंसेक्ट आ जाता है 25 to 30%, वीड्स अभी नीचे हो गए, सॉरी डिजीजेस अभी नीचे हो गए अबाउट 24%, ठीक है, 26-24% रहेंगे। और फिर क्या है, रोडेंट सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ करते हैं? स्टोरेज केस में। बट इसका मतलब ये नहीं कि रोडेंट्स फील्ड में नहीं लगेंगे, फील्ड में भी लग जाते हैं और वहाँ पर भी लॉस कर देते हैं। और रही बात बर्ड्स की, बर्ड्स कब आपको प्रॉब्लम देंगे? जब आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज हो जाएगा, यानी कि हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाता है, लास्ट में जब ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं तभी बर्ड्स आके उसको खाने लगते हैं। और अदर्स में कौन आता है? जैसे मान लो निमेटोड्स, है ना, और बाकी जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं, ये सब अदर्स में आ जाते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक है। वही चीज़ है जो मैं आपको अब तक समझाते आई हूँ कि बेनिफिशियल हार्मफुल इंसेक्ट्स, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, उनके कैटेगरीज क्या है और हम लोग किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। अभी तक के लिए किसी को कोई डाउट है या हम लोग प्रोसीड करें? आप लोगों में से किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। हिंदी में सब समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes, ma'am. हाँ, yes, हाँ, madam. yes, ma'am. That's right. ओके ओके ओके, चलो फिर ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया। जो नया नया टॉपिक है ना एंटोमोलॉजी, उसमें से क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो टेबल आपको दे रही हूँ, क्या करना है? आपको खुद से लिखना है, क्योंकि पीपीटी आपको दे दिया जाएगा, तो खुद से आपको लिखने हैं। और ये सब ऐसे फादर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स है जो कि कभी ना कभी 10 सालों में पूछे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा तो पूछेंगे क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ
इंसेक्ट फिजियोलॉजी और एक आता है फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, है ना। तो मैं क्या जनरली याद रखती हूँ, मॉर्फोलॉजी में एम होता है ना, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में हमेशा मुझे कंफ्यूजन होता है। तो इधर कौन है देखो, मॉर्फोलॉजी में आ गया यहाँ पे स्नॉडग्रास और फिजियोलॉजी में यहाँ पे आ गया विगल्सवर्थ। पर क्या है, मुझे हमेशा कंफ्यूजन हो जाती थी, तो मैंने क्या तरकीब निकाली कि विगल्सवर्थ में W है, मॉर्फोलॉजी में M है, सिमिलर है दिखने को, उल्टा कर दो W को तो M बन जाता है, तो जिसमें W है वहां पे M नहीं होगा। तो फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी में कहीं पे M नहीं है, इसलिए उसका विगल्सवर्थ है। इसमें उल्टा है, ठीक है, M और W एक साथ नहीं चलेंगे। तो उसी तरह से आपको अपने से ही कुछ ट्रिक्स निकालने पड़ेंगे अगर आपको याद नहीं रह रहे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पेन और पेपर पकड़ो, क्लास के बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पूरा अच्छे से उसको लिख लेना और हर दिन आप एटलीस्ट 5 याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के 5 भूल जाओ अगले दिन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, होस्ट रेजिस्टेंस, ये आज का मैम फादर टास्क ऑफ है। इंसेक्ट पैथोलॉजी ऑगस्टा बैसी है ना? ऑगस्टस बेस वो सिर्फ पैथोलॉजी है, इंसेक्ट पैथोलॉजी में इंसेक्ट स्टेनहॉर्स पैथोलॉजी है है करके। ना? नहीं, मुझे जितना पता है वो स्टेनहॉर्स है, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगी, जी ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ, इंसेक्ट पैथोलॉजी मुझे जितना याद है स्टेनहॉर्स है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं ये नोट करके रखती हूँ, मैं ज़रूर इसको क्रॉस चेक करके बता दूंगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि पहले 5 आज आपको याद रखने हैं, कल आपको दूसरे 5 याद रखने हैं, लेकिन कल दूसरे 5 याद रखते रखते पहले 5 को रिवाइज भी कर लेना है, इसीलिए कंटिन्यूअसली आपको हर दिन कुछ कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको शेयर हो जाएगा, ये है कंट्रीब्यूटर का लिस्ट, फादर्स नहीं है यहाँ पे, ये है कंट्रीब्यूटर। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस लिस्ट में कौन से आपके आएंगे, ऑथमार जिडलर, ठीक है, आई थिंक ये MAR होगा, ऑथमार जिडलर। और ईयर भी याद रखना है, ईयर आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है, मैं आपको बताती हूँ, DDT के रिलेटेड बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं। पहली चीज तो फुल फॉर्म क्या है DDT का, पता है किसको, किसी को भी डाइक्लोरो पता है? हाँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन, वेरी गुड। बहुत लोग ना इथीन को टिक मार के आ जाते हैं, इथीन नहीं है वो, इथेन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, DDT सिंथेसिस किया किसने है, ठीक है, डिस्कवरी किसने किया, सिंथेसिस या फिर डिस्कवरी वर्ड आएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर ऑथमार जिडलर। थर्ड क्वेश्चन, ये सिंथेसिस हुआ कब, आंसर है 1874। फिर आ जाएगा क्वेश्चन, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसने निकाला DDT का, सो दैट इज मुलर, पॉल हरमन मुलर। ईयर क्या है 1939। और एक क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, भाई नोबेल प्राइज कब मिला और किसको मिला DDT के इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डिस्कवर करने के लिए। नोबेल प्राइज याद रखना डिस्कवरी के लिए नहीं मिली थी, सिर्फ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डिस्कवरी के लिए मिली थी, जो कि मिला पॉल हरमन मुलर को। इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली इट इज 1948। आगे जाके आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी नोबेल प्राइज विनर्स की। देखो सिर्फ DDT से ही इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ तो DDT रिलेटेड आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है ये BHC सिंथेसिस आ गया, माइकल फैराडे को BHC के साथ लिंक करना है। फिर इनमें से और क्या इंपॉर्टेंट है, ये डाइन सिंथेसिस का, एल्डर एंड डाइस, किसने निकाला ये डाइन सिंथेसिस, ठीक है। स्लामा एंड विलियम्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जब IPM की बात आती है तो गियर एंड क्लार्क को आप याद रखना, ठीक है। हाँ, बहुत बार नेट एग्जाम्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि ETL किसने निकाला है, EIL किसने निकाला है, आंसर विल बी स्टर्न, ठीक है। एटाल इसलिए है क्योंकि एंड को वर्कर्स होते हैं, लेकिन मेनली स्टर्न ने इस कॉन्सेप्ट को निकाला हुआ था। वैसे ही इकोसिस्टम किसने निकाला हुआ है, वो टैंसले आ जाता है, हो गया। फिर और क्या आता है कंट्रीब्यूटर लिस्ट में,
कब ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो फर्स्ट 3 फर्स्ट लिखे हैं ना, रट्टा मार देना इसको, क्योंकि पीपीए रिसेंटली आई थिंक लास्ट टाइम नेट में आया था। फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ना जेआरएफ के लिए, तब मुझे याद है ये चीज़ आई थी। अब आपको यहाँ पे बहुत इजी लग रही होगी कि हाँ ये देखेंगे तो टिक मार लेंगे, पर क्या है ना, उस वक्त जिस मेंटल प्रेशर में आप होगे, वहाँ पे आपको सारे ही ऑप्शन सही लगने लगेंगे। इसीलिए आप अभी से ही बहुत क्लैरिफाइड वे में अपने आप को रखना कि इसका आंसर ये होगा। फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट विल बी लियोनेल दे नाइसवेल, ठीक है। और फर्स्ट इंपेरियर एंटोमोलॉजिस्ट वो होता है बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज एच.एम. लेफ्रॉय। एच.एस. पृथ्वी इज ऑलवेज पीपीए, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो वैसे ही करके कुछ और चीजें हैं। पुसाबिन बहुत बार आता है, एस प्रधान ने पुसाबिन को निकाला था। कहाँ यूज होता है पुसाबिन? स्टोरेज के लिए, ठीक है। बी लैंग्वेज या फिर बी डांस, दोनों सेम ही चीज है। बी डांस और लैंग्वेज वो होता है कार्ल वॉन फ्रिश, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिली थी, है ना। फिर आ जाता है आपका, और क्या इंपॉर्टेंट आएगा, बी हाइव। ये दोनों जो बी हाइव है ना, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंगस्ट्रॉथ है, क्योंकि लैंगस्ट्रॉथ कंपैरेटिवली पहले निकाले हुए थे एक हाइव, उसको बाद में मूवेबल बनाया। आई एम सॉरी, करंट चला गया है, मैं आपको डार्क दिख सकती हूँ, बट क्लास चलता रहेगा, ठीक है। या तो इस टेबल से सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने और एक छोड़ दिया, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको मिला है क्या? नोबेल प्राइज। किसके लिए? ये डिस्कवर करने के लिए कि भाई मलेरिया का वेक्टर कौन है। कौन है मलेरिया का वेक्टर, पता है आपको? माइएनोफिलिस, सॉरी, मॉस्किटो ना, माइएनोफिलिस। यस यस, वेरी गुड, मस्कीटो। अब देखो, मस्कीटो सिर्फ जेआरएफ वालों के लिए सही है, जब एसआरएफ के लिए आ जाते हो तब शायद साइंटिफिक नेम भी याद रखना पड़े, या फिर एटलीस्ट जीनस याद रख लेना है, ठीक मैम है। एडिस कौन? इजिप्टी। एडिस इजिप्टी एक्चुअली होता है, ठीक है। तो वो आप हायर लेवल का एग्जाम देने के लिए जाते हो, जेआरएफ के लिए सिर्फ आपका मस्कीटो काफी है, ठीक है। वैसे ही फेमस बुक्स के ऑथर्स होते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मान ही लो इसमें से आता है। तो पहला जो है ना, ये साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन ने लिखा हुआ है, ये है बुक, और ये लिखा था 1962 से। बहुत बार ये क्वेश्चन आती है आपको कि कौन से ईयर में ये चीज लिखी गई थी। अब उन्होंने लिखा किस पे था? बायोमैग्निफिकेशन पे। अब किसी को पता है कि ये बायोमैग्निफिकेशन होती क्या चीज है? कोई भी आइडिया? मैम मैम एक्यूमुलेशन होता है मैम, जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं उनका किसी ऑर्गेनिज्म वेरी गुड, हायरार्किकल। वेरी गुड। यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म को जब बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो सब बड़े को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल्स के हिसाब से उन बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा एक्यूमुलेट होते रहते हैं, क्योंकि बड़ी मछली तो एक ही छोटी मछली को खा के नहीं रहेगी ना, वो तो मल्टीपल छोटी मछली को खाएगी। तो सारी छोटी मछलियों का एक्यूमुलेट हो जाता है बड़े मछली में। अब वो बड़ी मछली को खाता कौन है? हम खाते हैं। सिर्फ एक बार तो जीवन में नहीं खाते हैं, बहुत बार खाते हैं। तो वैसे करके थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। रेचल कार्सन ने डीडीटी की बायोमैग्निफिकेशन के बारे में हाईलाइट किया था। किसको हाईलाइट किया? गवर्नमेंट ऑफ, आई थिंक यूरोप है या यूएसए, मैं वो क्रॉस चेक करके बता दूंगी, आई थिंक यूएसए, ठीक है। उस उनको हाईलाइट करने के बाद तब जाके लागू हुआ था इंसेक्टिसाइड एक्ट, ठीक है। कौन सा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी नॉट इंसेक्टिसाइड एक्ट, ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तब जाके लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं केमिकल्स,
हमको अभी प्लान्ड वे में यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द टाइम जब लोगों को आईपीएम के बारे में सोचने पे मजबूर हो गए वो लोग। आईपीएम का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली रेचल कार्सन ने ही क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो और वो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने एक रीजन दिया था कि इस रीजन के वजह से अभी कुछ तो करो। कुछ क्या निकला? वो आईपीएम निकला। ठीक है, तो ये रहे आपके फेमस बुक्स यहाँ पे और उनके ऑथर्स। प्लीज इनको बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, सारे के सारे को याद रखिएगा। बहुत गिने चुने बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इतना तो मिनिमम आपको याद रखना ही है। ठीक है, चलो अभी क्या है, इट्स नाउ 8:15 है ना। सो 8:15 वाज द बेंचमार्क कि मैं आपको पढ़ाऊँ इतने तक, क्योंकि है तो बहुत सारे स्लाइड्स, कंप्लीट तो होने नहीं है, और बाकी के 10 मिनट मैं आपके डाउट सुनना चाहती हूँ, या फिर कुछ ऐसा बताओ जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने टीचिंग प्रोसेस में, या फिर आप चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए आपके डिलीवरेशन में। मतलब मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आप वो चीज़ मुझसे शेयर कर सकते हो। किसी को कुछ शेयर करना है अभी? कुछ भी शेयर करना है? ओके, मैं अभी जल्दी से चैट देख लूं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अरे वाह, किसी ने ऑस्मेट एरिया लिखा था, वेरी नाइस। चलो मैं ऊपर से अच्छे से देख लेती हूँ। Okay, it's visible and yeah. Okay. Okay. ASRB net, ARS, JRF, SRF, ICR, SRF, ASRB net, JRF, SRF, ARS, SRF. Okay. चलो ठीक है, SRF, ARS के लिए बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, तो आई होप कि आप लोग ऑलरेडी, अगर ARS के लिए आप दे रहे हो यानी कि आप MSc क्वालिफाइड हो, तो SRF भी आप PhD के लिए ही दोगे। ओनली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं क्या, कोर्स ना लेके? वेल, आपको ये चीज़ एग्री एक्सपर्ट के जो कांटेक्ट पर्सन है ना, उनको पूछना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो कर रहे होंगे, बट स्टिल मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार कांटेक्ट कर लो सैफ अली खान, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लो अपने POC से, जो भी एक्सपर्ट है यहाँ पे, और वो लोग आपको रूल्स बता देंगे। ओके, देन कम्स, ओके, लिटिल लाउडर, क्योंकि मैं प्रेजेंट करती रहती हूँ ना, इसीलिए मुझे नहीं दिखते हैं आपके चैट्स। ठीक है, तो आप उसी वक्त ही अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा। नो स्क्रीन शेयरिंग, ब्लैक स्क्रीन, आई एम सॉरी आपको प्रॉब्लम हुआ उस चीज़ के लिए। एंड अविरूप रॉय ने बहुत सही आंसर दिया था, ऑस्मेट एरिया, कुडोज टू दैट। एंड किसी ने कैंथेरिडिन भी कही थी, बहुत अच्छी बात है। चलो, एगोस्टिनो बेसी, ओके, अगर अगर मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँ, अगर अगस्तिनो बेसी है तो मैं खुद अपने नोट्स में चेंज कर लूँगी। ठीक है, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड DDT है क्या? नहीं, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड DDT नहीं है, लेकिन याद रखना क्वेश्चन अगर आता है फर्स्ट कॉमर्शियल इंसेक्टिसाइड तो वो DDT हो जाता है, क्योंकि DDT कॉमर्शियली एक्सप्लोर हुई थी। फर्स्ट इंसेक्टिसाइड अगर बहुत डेट बैक करे तो वो क्या होता है, एलिमेंटल इंसेक्टिसाइड, नॉन इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हो जाते हैं, यानी कि आर्सेनिकल्स, फ्लोरेंस, और उनके अगर फॉर्मुलेशन की बात करें, जो प्रॉपर इंसेक्टिसाइड है पहला वाला, वो है पैरिस ग्रीन। ठीक है, पैरिस ग्रीन, ऐसे अगर उसमें ऑप्शन है तो उसी को क्लिक करिएगा। अगर ऑप्शन है फ्लोरीन या फिर आर्सेनिकल्स, उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो उसको टिक करिएगा। जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से आप टिक करना, लेकिन DDT फर्स्ट नहीं है, DDT कॉमर्शियली फर्स्ट अच्छी वाली है। ओके, दिशा, आर यू अवेलेबल राइट नाउ? Yes, ma'am. Yeah, so I explained the whole thing in Hindi, so आपको उसमें समझ में आया? You want English actually?
Mom, actually English is better because I little understand Hindi. I'm not able to understand Hindi completely. So ओके सो इन दैट सिचुएशन आई रियली नीड टू असेस कि दूसरों को क्या समझ में आता है. आई कैन डू अ मिक्सअप ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, है ना? okay, okay. या Yes, विल ma'am. दैट बी ओके? Yes, ma'am. That's better. ओके ओके ओके, थैंक्स. आई विल कीप दैट इन माइंड. ओके. Thank you. या JRF. ओके, अभी एडमिशन ली है MSc एंटोमोलॉजी में. वेरी गुड तशफीन, आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंटोमोलॉजी में आपने एडमिशन लिया है, बहुत सारी डीप नॉलेज आपको अभी मिलने वाली है. एंड अगर आपने एंटोमोलॉजी में अभी एडमिशन लिया है, यू हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में नेट एग्जाम दोगे. लेकिन जो लोग अभी MSc के फर्स्ट ईयर में हो ना, इस साल का नेट जरूर अपेयर कर लेना. अगर अक्टूबर में निकलता है, ठीक है, जनरली बीच में वो जुलाई में अभी हो गया था. साल में 2 बार नेट पहले निकलता था. अभी क्या है, मैं स्टेटस देख लूंगी. आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में निकलेगा फिर से नेट. क्या है ना, प्रैक्टिस के लिए कर लेना. और प्रैक्टिस जब आप नेट एग्जाम देते हो ना, मेक श्योर कि आप जल्दी से अपने घर में आके या रूम में आके ना वो सारे क्वेश्चंस लिख लो. बिल्कुल भी लेट मत करना. ये नहीं कि अभी थोड़ा लेट लेती हूँ और फिर बाद में लिखूंगी, नहीं, सारा निकल जाता है दिमाग से. तो जल्दी से आप क्वेश्चन लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. यस, थैंक यू या मैम. मैम अभी 2 साल में आने लग गया नेट भी. सॉरी, ये यार अपना जो नेट है मैडम एंटोमोलॉजी का, वो भी 2 साल में एक बार होने लग गई थी एग्जाम. है ना, एक बार होने लग गई है. हमारे वक्त ना 2 बार ऐसे होता था. तो जो जुलाई में पास नहीं कर पाते थे ना, वो लोग अक्टूबर में अप्लाई करते थे. पर अभी कुछ रूल्स चेंज हुए. अभी तो ICAR बहुत सारे रूल्स चेंज भी कर रहा है. सुनने में आ रहा था कि नेट एग्जाम फिर से वो रिज्यूम करेंगे अक्टूबर नवंबर में. सो ऐसा कुछ आता है तो मुझे पता चलता है तो मैं आपको शेयर कर लूँगी. ओके, तो अभी के लिए इतने चैट्स हैं. 10:20, no problem in duo Hindi or English, ma'am. Okay, okay, that would be great. I'll actually keep in mind that some students are very, very well acquainted with this particular, English or Hindi. तो mix करके हम कर लेंगे. Adarsh, thank you for joining this. Sulfur was the first compound. Yes, sulfur was the first compound used as insecticide cum क्या बोलते हैं, फंजीसाइड, है ना. जब प्योर इंसेक्टिसाइड की बात आती है तो वो आर्सेनिकल हो जाता है या फिर फ्लोरीन हो जाता है. ठीक है, तो आपको ना कभी भी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. आपको हमेशा कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा जो सही है, क्योंकि ICAR ने अभी एक रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले एक रेगुलेशन जारी कर दी है कि कोई भी डुअल ऑप्शन वाली चीजें नहीं होंगी. स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो है वो है फेरी फ्लाई, परी, है ना. परी को क्या बोलते हैं, फेरी बोलते हैं. तो फेरी फ्लाई वो है स्मॉलेस्ट इंसेक्ट एंड वो बिलोंग करता है मिमैरिडे फैमिली को. MYMARIDAE. तो ये आ जाता है स्मॉलेस्ट इंसेक्ट. ओके, बाकी ये जो चीजें हैं ना, आई थिंक इसी स्लाइड में एंड के तरफ था. स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, लार्जेस्ट इंसेक्ट, टाइम नहीं था ज़्यादा, इसीलिए हम लोग ये चीज़ नेक्स्ट में कंसिडर करेंगे. ओके, चलो अभी बताओ, और कुछ है डाउट्स? किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे फोकस नहीं करना है? ये क्लास नेट के लिए लिए हैं कि JRF के लिए लिए हैं? ओनली नेट का कोर्स चाहिए? देखिए, एक ही क्लास में मैं सारा JRF, SRF, नेट, ARS 4 लेवल का मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें कि आपका SMS एंड STO का भी प्रिपरेशन हो जाएगा. चीज़ क्या है कि बेसिक्स जो होता है ना JRF के लिए होता है. अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब वेक्टर की बात आती है, मलेरिया का वेक्टर कौन है, JRF वाले सिर्फ मस्कीटो याद रखेंगे. स्पीसीज कौन याद रखेगा? SRF एंड हायर एग्जाम वाले. तो आपको एक ही में मिल जाएगा वो सारे. तो आपकी जो चॉइस है एग्जाम की, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा, है ना. ओके, ना स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो है वो हो गया. स्लाइड शेयर कर दीजिएगा. हाँ बिल्कुल, स्लाइड शेयर कर दूंगी जैसे ही हमारे कोऑर्डिनेटर जो है स्लाइड एनेबल कर लेंगे शेयरिंग. आई विल शेयर इट. ओके,
मैम विच बुक टू प्रिफर, बुक की बात जब करें तो आपको पोर्शंस के हिसाब से बुक करना है। आई थिंक तशफीन आस्क्ड दिस, राइट? तशफीन, आप किसके लिए अपेयर कर रहे हो? मैम रिसेंटली मैम एडमिशन ली है मैम एंटोमोलॉजी। एमएससी में किया है, राइट? यस मैम। हाँ, तो आपको जब एमएससी में पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे रेफरेंस बुक्स भी देंगे। अब देखो, एमएससी लेवल में थोड़ा हायर लेवल होता है, तो जब जनरल एंटोमोलॉजी की बात आती है, मान लो मॉर्फोलॉजी के लिए आपके लेवल पे आप लोग चैपमैन फॉलो कर सकते हो, आरएफ चैपमैन होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट क्या होती है? आपका जो ट्रिपल हॉर्न का बुक है, बोरर एंड लॉन्ग बुक, है ना। और फिजियोलॉजी के लिए एक पिंक कलर का कवर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगी वो चीज। समघाई, एस घाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पंतंड गए या पंटन घाई, सॉरी, या सो घाई, दैट वन इज एन एक्सीलेंट वन। पुराना बुक है वो, बहुत पुरानी बुक है, लेकिन बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है उस चीज में। ओके, तो टॉपिक वाइज एमएससी लेवल में वो होता है, आपका कवर होता है। बाकी जो लोग जेआरएफ के लिए दे रहे हैं ना, आपको इतना बुक के अंदर घुसना है नहीं। जो आपके टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, उतना एनफ है आपके जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि आप ज़्यादा उसमें डीप नहीं गए, तो क्वेश्चन सेटर उतना जानते हैं। लेकिन एसआरएफ और नेट वालों को थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एनी बुक फॉर डिटेल्स इन इंसेक्ट वेक्टर रिलेशनशिप? इंसेक्ट वेक्टर अविरू, आप अगर मतलब जेआरएफ एसआरएफ की बात, सॉरी एसआरएफ नेट एंड एआरएस की बात करो, तो इंसेक्ट वेक्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करनी ही नहीं है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक टेबल बनाना है, इंसेक्ट वेक्टर क्या है, डिजीज क्या है, और उसको बेसिकली अगर कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो, बस उतना, है ना। उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करना है। तो आप उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बुक पे उस पर काम करना। वो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी उसके लिए। लेकिन फिर भी अगर आप बुक रेफ़र करना चाहते हो, मैं आपको लिस्ट बना के बाद में दे दूँगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर एंटोमोलॉजी, इसमें आपका आ जाता है एक है, आई थिंक नॉट धलीवाल, बट एक इंडियन वाला है, एक याद रखना आप, आर से कुछ एक शुरू होता है, अप्लाइड एंटोमोलॉजी एक होता है ना, अप्लाइड एंटोमोलॉजी, ऑथर का नाम आर से शुरू होता है। ये सारी लिस्ट ना मैं आपको कभी ना कभी शेयर कर दूंगी, इन द नियर फ्यूचर शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी याद नहीं रहती है बुक्स, है ना। हम इन जनरल चैपमैन पे अटकते हैं, क्योंकि चैपमैन बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है मोटी सी बुक, लेकिन सब उसमें मिलेगा आपको, है ना। तो आपको डिटेल्स में बता दूंगी एग्जैक्टली। Okay, Steinhaus is the father of modern insect pathology, and okay, Bassi is the father of insect pathology. Okay, thank you for checking, Raja. तो मैं ये चीज़ अपने में भी नोट कर दूंगी कि मॉडर्न इंसेक्ट पैथोलॉजी में आप स्टेनहाउस लिख सकते हो। पता है इंसेक्ट आई मीन एंटोमोलॉजी का फादर भी ना बहुत एम्बिग्यूअस है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो विलियम किर्बी है, बहुत लोग दूसरा नाम भी बताते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका ऑप्शन में आए ना, कभी कभी इंडियन एंटोमोलॉजी भी पूछ लेते हैं, रामाया जो होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वो कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से आप टिक करोगे। बट थैंक यू राजा फॉर चेकिंग इट। मैम फर्दर स्टडीज नहीं करनी है, एमएससी सिर्फ करना है, उसके लिए बुक्स मैम प्लीज गाइड फॉर एंटोमोलॉजी मास्टर्स। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो एंटोमोलॉजी मास्टर्स के लिए मैं अलग से एक लिस्ट बना दूंगी कि क्या चाहिए। लेकिन हाँ, इस वीक नहीं, मैं आपको अगले वीक बता सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे खुद कंपाइल करनी पड़ेगी उस लेवल का, क्योंकि एक बार हम पीएचडी कर लेते हैं तो हमको बहुत सारे बुक्स इजी लगने लगते हैं। तो आपके लेवल पे कौन सा सही रहेगा, मैं खुद अपने ही इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में जाऊंगी जो इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पंडा सर, जीआईटी में थे? अच्छा, जीआईटी में थे। वेल, मैं तो
पहचान नहीं पाई एक्चुअली, बट इट्स गुड कि चलो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं। गुड। ओनली वन। अश्विन, अगर आपको ओनली वन चाहिए, मैं ब्लाइंडली आपको रेकमेंड करूंगी चैपमैन बुक, है ना। ओनली टैक्सोनॉमी यू शुड गो फॉर बोरर एंड डिलॉन्ग, है ना। बोरर एंड डिलॉन्ग टैक्सोनॉमी के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली अगर ओवरऑल आप देखना चाहते हो, चैपमैन इज गुड। अभी उसका नया एडिशन आ गया है, तो नया एडिशन में और भी बेटर चीजें हैं, है ना। टीवी प्रसाद एंड इंसेक्टा। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसको पहले जेआरएफ में पास होना था ना, अच्छी रैंक रखनी होती थी, वो रट्टा किसको मारते थे पता है? टीवी प्रसाद, है ना। क्यों? क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते थे। पर अभी क्या है ना, थोड़े क्वेश्चन सेटर्स भी चालाक बन गए, टीवी प्रसाद से नहीं दे रहे। कभी कभार ना टीवी प्रसाद में कुछ एम्बिग्यूअस चीजें भी लिखी हुई होती है, इसीलिए आप जरूर फॉलो करो टीवी प्रसाद, क्योंकि अभी भी फॉर अ फैक्ट टीवी प्रसाद से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जब जेआरएफ की बात करूं, है ना, एसआरएफ की नहीं बोल सकते, एसआरएफ अभी काफी डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन जेआरएफ जो करना चाहते हो आप टीवी प्रसाद फॉलो कर सकते हो इंडीड, लेकिन एक बार उसको अच्छे से थ्योरी बुक्स में भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इंसेक्टा सही है, इंसेक्टा आप जा सकते हो। एआरएस और नेट एंड फर्दर स्टडीज करनी है तो गाइडेंस उसी की लेनी चाहिए, पीडीएफ तक करना है। ओके। सुभाष, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली आप क्या लिखना चाहते हो, बट आई कुड अंडरस्टैंड कि आप हाई स्टडीज करना चाहते हो। तो हाई स्टडीज अगर करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद ही अपना कंफर्ट बुक चूज करो। जैसे मेरे लिए ज़रूरी अगर है अपना चैपमैन इजी, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी चैपमैन इजी हो। आपके लिए धलीवाल इजी हो सकता है, जनरल एंटोमोलॉजी, आईपीएम, धलीवाल एंड अरोरा, ये सब इजी हो सकता है ना। तो आप अपना कंफर्ट बुक चूज करो अगर हायर स्टडीज करनी है। नेट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? नेट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। नेट के लिए इजी क्वेश्चंस आते हैं। टीवी प्रसाद फॉलो करो उसके लिए। एक है टीवी प्रसाद और एक आ जाता है अपना फानी बुक, है ना, PHANI फानी बुक है, उन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े बहुत इधर उधर के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा जेआरएफ में आते हैं। बुक फॉर एसआरएफ अभी तक जो बोली हूँ वो बुक फॉर एसआरएफ। हाँ, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर जो है ना वो फानी है, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग हर क्लास के एंड में डिस्कस कर सकते हैं। बुक की बात रही तो रेफरेंस बुक मैं शॉर्टली आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, तो आप लोग उससे अपना कंफर्ट बुक चूज कर सकते हो। Oh, राजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक अभी टाइम हो चुका है, सो नेक्स्ट डेमो क्लास के लिए रख लें सब कुछ। मोस्ट वेलकम, आई एम ग्लैड कि सब लोग आए और अटेंड किए। सो आई थिंक कल भी एक डेमो क्लास होगा, बस टाइमिंग थोड़ी सी अलग होगी, वो आपको सर ने बताया होगा या फिर अभी बता ही देंगे, ठीक है जी। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक हम एंड करते हैं। कल भी आपका एक डेमो क्लास होगा, तो उसका टाइमिंग आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप पर, और भी जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एग्जैक्ट टाइम किस टाइम पर होगा। ओके, तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं क्लास को। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज आपके कोर्स के ऊपर आज लास्ट डे है ऑफर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, और इसी तरीके से हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। ओके देन मैम, अभी के लिए हम क्लास एंड करते हैं, तो थैंक ओके यू सर, अगेन। थैंक यू सो मच। गुड नाइट स्टूडेंट्स।